हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिजिक्स स्नाइपर में। आज हम इरोडो का क्वेश्चन नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। बेसिकली ये प्रॉब्लम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम समझते हैं और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो अच्छा क्वेश्चन है। जिन लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है उन लोगों के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। So two positive charges Q1 and Q2. So there are two positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector R1 and R2. Find a negative charge Q3। मतलब ये बोल रखा है कि ये Q3 जो है वो नेगेटिव है, ये पहले से पता है हम लोग को। एंड रेडियस वेक्टर R3, इसकी एक तो Q3 की वैल्यू बतानी है और एक R3 रेडियस वेक्टर बताना है हमारे को। ऑफ अ पॉइंट एट विच इट हैज टू बी प्लेस, मतलब इसको कहाँ पुट करें कि ये तीनों चार्जेस पे जो फोर्स है वो जीरो हो जाए, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बन जाए। अब मैंने इन तीनों को एक लाइन पे शो किया है। सबसे पहला किसी के मन में आ सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, ये Q1 Q2 Q3 ऐसे क्यों नहीं कर सकते अपन। देखिए, अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन बनाते हैं, अगर उन सबको लीनियरली या एक स्ट्रेट लाइन पे पुट नहीं करते हैं तो क्या होगा, किसी भी एक चार्ज पे एक फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा किसी और डायरेक्शन में लगेगा, तो ये चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे को ये तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना है, इन तीनों को एक लाइन पे लेना कंपलसरी होगा। फैक्टर्स में आप ये बात पढ़ते हो कि अगर किसी बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं तो वो दोनों इक्वल और अपोजिट होने ही चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन जीरो तभी आ सकता है जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो एंड एक लाइन में हो, मतलब बेसिकली डायरेक्शंस उनकी अपोजिट होगी और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। तभी ये हो सकता है। अगर तीन वेक्टर होते तो फिर वो एक प्लेन में होने चाहिए, है ना, और चार हो तो फिर वो अपन चार वेक्टर का सम जीरो आ सकता है अगर वो नॉन कोप्लानर भी है तब भी। कोप्लानर मिनिमम तीन वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं और दो के केस में तो एक लाइन पे ही लेना जरूरी है, तो मैंने ये लिखा है कि दे मस्ट बी ऑन अ लाइन, है ना। इसका सिंपल मतलब ये है कि इफ ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग देम दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू मेंटेन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपके दो फोर्स ही लग रहे हैं, क्योंकि हर एक पे दो दो ही लग रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, Q1 पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, Q3 और Q2 लगाएगा। Q3 पे भी टू फोर्स लग रहे हैं, Q1 और Q2 लगाएगा। अच्छा, इनके डायरेक्शंस को भी हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि Q1 पे जो फोर्स होगा Q3 तो इधर लगाएगा, तो ये F13 इस तरफ होगा और F12 ऊपर होगा। सिमिलरली इस थर्ड वाले पे F32 एक ही तरफ होगा, सॉरी 31 है वो, 31 उस तरफ होगा और इधर की तरफ F32 होगा। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो, मतलब क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस इसको ये अट्रैक्ट करेगा, टू वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और वन वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो Q3 को दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। Q1 को Q3 तो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन Q1 को Q2 रिपेल कर रहा है, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है। अल्टीमेटली ये सभी फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें बी के लिए बात करूं तो F31 F32 के बराबर होना चाहिए बी पॉइंट पे। तो मैंने इसका कूलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन लिखा कि के Q1 Q3/x स्क्वायर, मैंने डिस्टेंसेस को एक बार के लिए एक्स और वाई मान लिया है, ठीक है। तो 3 और 1 के बीच में जो फोर्स है हमारा वो है एक्स के हिसाब से, तो K Q1 Q3/x स्क्वायर, और 2 और 3 के बीच का जो फोर्स है वो हो गया K Q3 Q2/y स्क्वायर। यहाँ से Q1/Q2 की वैल्यू x² / y² आ गई। यहाँ से x/y की वैल्यू √Q1/Q2 आ गई। नाउ सी वेरी केयरफुली, इस स्ट्रेट लाइन को b डिवाइड कर रहा है x रेशियो y में। यहाँ थोड़ी सी मैथ्स आती है कि अगर ये वेक्टर को, अगर जिन्होंने ध्यान से पढ़ा हो कि अगर ये लाइन है और इस लाइन को b पॉइंट x रेशियो y में रिलेट कर रहा है, तो इस R3 वेक्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो x इंटू R2, बी वेरी केयरफुल, ये इस मतलब अपोजिटली मल्टीप्लाई होता है, x R2 प्लस y R1 अपॉन x प्लस वाई आएगा R3। ये मैथ्स है थोड़ी सी यहाँ पे जो आपको समझनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये R3 वेक्टर आएगा ना वो कितना आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय दिस R2 y मल्टीप्लाइड बाय दिस R1 अपॉन x प्लस वाई, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि R3 जो आएगा वो x R2 प्लस वाई R1 अपॉन x प्लस वाई। इसको मैंने यहाँ पे ट्राइंगल में थोड़ा सा प्रूव भी करा है आप लोग के लिए। जैसे एक ट्राइंगल बनाया मैंने सपोज, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, सॉरी x3 y3, और ये x2 y2, मतलब हमारे जो मेन ये दोनों कोऑर्डिनेट है और ये बीच में x3 y3 आ रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये ए बी डिस्टेंस को x मान लिया है और बी सी डिस्टेंस को y मान लिया है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, है ना, ये वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, x3 - x1।
तो अब इस ट्राइंगल में चाहो तो इसका नाम भी रख लेता हूँ, ट्राइंगल हो गया ABD, और दूसरा ट्राइंगल अपन ने लिया है BCF। उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल BCF, ये दोनों नो डाउट एक तरह के सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि इसमें दो 90 डिग्री के एंगल्स दिख रहे हैं, ये थीटा भी सेम दिख रहा है। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि x3 माइनस x1 जो होगा डिवाइड बाय x, ये जो वैल्यू आएगी, टेक्निकली ये cos थीटा हुआ इसका, वही इस ट्राइंगल का भी cos थीटा होगा, बिकॉज थीटा इज सेम। तो यहाँ से x2 माइनस x3 अपॉन y आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्रूव होता है कि जो ये x3 वाला कोऑर्डिनेट आता है वो आता है x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलर चीज ही मैंने वहां वेक्टोरली करी है। अब जो एक कोऑर्डिनेट में हो रहा है वही दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा, वही तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा। तो टेक्निकली पोजीशन वेक्टर के साथ ऐसा ही मैथमेटिक्स वैलिड होगा कि R3 वेक्टर जो आएगा वो XR2 प्लस वाई R1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने को इक्वेशन 2 जो है हमने यहाँ से डायरेक्ट उठाई। अब इसमें मेरे को x बाय वाई की वैल्यू पता थी, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दिया, तो ये x अपॉन वाई R2 प्लस ऐसा आ गया। x अपॉन वाई की वैल्यू रूट Q1 बाई Q2 है, ये मैंने यहाँ रिप्लेस करी, तो R3 की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। तो हमारा एक क्वेश्चन यही था कि आप R3 यानी कि पोजीशन वेक्टर बताइए जिस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, तो वो पोजीशन वेक्टर ये वाला आएगा। अब बात आती है कि Q3 का चार्ज कैलकुलेट करें, तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज उसका निकाल रहा हूँ। तो Q3 का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कि ये कितना होना चाहिए, उसके लिए आप या तो A पे फोर्स जीरो कर लो, या फिर आप इस C वाले पे जीरो कर लो। इन दोनों में से किसी भी एक पे फोर्स जीरो कर सकते हो। मैंने आपके लिए यहाँ पे A पे जीरो किया है। तो अगर मैं ए वाले पे फोर्स जीरो करता हूं, तो ए वाले पे दो फोर्स लग रहे होंगे, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था। F13 मतलब कि वन को थ्री इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और वन को ये वाला जो टू है वो उधर रिपेल कर रहा है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन वाइज हम समझ ही रहे हैं कि एक अट्रैक्ट कर रहा है एक रिपेल कर रहा है, तो ये दोनों को मैंने इक्वेट किया। तो यहाँ से एक रिलेशन आया कि Q3/Q2 जो आना चाहिए वो x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आना चाहिए। अगेन हमें इसको x बाई वाई या y बाई एक्स के रेशियो की फॉर्म में लाना था, तो मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, और y बाई एक्स की वैल्यू रूट ओवर Q2/Q1 पुट कर ली। ये पुट करने के बाद ये Q3 का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाता है। और क्योंकि Q3 नेगेटिव था, तो मोर प्रिसाइज आंसर आप ये कह सकते हो कि Q3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर, ऐसा इसका आंसर आएगा। तो इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है कि हमने लाइन को कैसे दो रेशियो में डिवाइड किया और किस तरह से सोचना है। बाकी इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, और फिर उसके बाद एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसी तरह के और वीडियोस में आगे कंटिन्यू आपके लिए लाने वाला हूं। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी फिजिक्स में इस तरह के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।